अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैयद अंजिला बुखारी और आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं मेरे बच्चे उन एमसीक्यूज का फिजिक्स के अंदर जो कि आपके पास आज के दिन नस्ट की नेट 3 सीरीज के अंदर 2026 में देखे गए। ये वो तमाम क्वेश्चंस है जो कि बेटे बच्चे आते हैं हमारे पास, जो हमारे स्टूडेंट्स जाके पेपर देते हैं और आके हमें बताते हैं भाई ऐसे 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 क्वेश्चंस देखे गए थे, उन्हें हम रिक्रिएट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप देख सकोगे यार किस किस तरह के यूनिक क्वेश्चंस आपके पास और नस्ट में देखे जा रहे हैं। आओ जरा एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं और बिना देरी किए जरा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले सवाल में आपसे कह रहे हैं टॉर्क इज अंडर रूट 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, टॉर्क कितना है भाई आपके पास? अंडर रूट 3 न्यूटन मीटर है। सही हो गया सर जी। एंड फोर्स इज अंडर रूट 6 न्यूटन। फोर्स आ गई मेरे पास, कितनी आ गई? अंडर रूट 6 न्यूटन आ गई आपके पास। एंड मोमेंट आर्म इज 1 मीटर। मोमेंट आर्म कितना आ गया आपके पास? 1 मीटर आ गया। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान का एंगल फाइंड करके दिखाओ। अच्छा जी, करते हैं सर। ये कैसे किया जाएगा आपके पास? समझे, देखो आपके पास बेटा जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क आपके पास बराबर होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर्म इंटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक हो गया। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास निकालते हैं कि भाई क्या क्या आंसर आ सकते हैं हमारे पास। ओके सर जी, दिखाएं। देखो अब जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो टॉर्क कितना है? रूट 3 है सर जी। ठीक है। फोर्स कितनी है? रूट 6 है सर जी। ठीक हो गया सर जी। और इसी तरीके से आपके पास डी कितना है? मोमेंट आर्म सर 1 है। अब साइन थीटा निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा सर? साइन 1 जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। अब देखिए एक्स्ट्रा जो चीजें चिपकी हुई हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला करते हैं। थीटा चाहिए ना हमें, बाकी सब उधर फेंक दें तो रूट 6 वहां जाके क्या हो जाएगा आपके पास? डिवाइड। ये जो रूट 6 डिवाइड में आया इसको एक काम करते हैं, क्या मैं इसको रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं? क्यों 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 कर रहे हैं सर ऐसा? अब तुम्हारी आसानी के लिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि कटेगा पिटेगा कैसे। और जो साइन था वहां पे वो यहां के क्या बन जाएगा हमारे पास? साइन इनवर्स। डन हो गया सर जी। यहां क्या बच गया आपके पास? थीटा बच गया। रूट 3 को काटा, साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर रूट 2। साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर रूट 2। सर ये तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद है तो फिर हमारे लिए कोई बच्चों वाली बात है, यानी कि ये आंसर आने वाला है आपके पास 45 डिग्रीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सवाल का? ना 76 ना 30 ना 80, बल्कि द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 45 डिग्रीज। मूविंग ऑन, कह रहे हैं इफ कन्वेंशनल करंट फ्लोज आउट ऑफ द पेज। फ्लोज आउट ऑफ द पेज का मतलब क्या है? कि जो तार है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। आउट ऑफ द पेज का मतलब बाहर की तरफ जा रहा है करंट आपके पास। ठीक है, यानी कि अगर मैं पेज पर ड्रॉ करूं तो नॉर्मली इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं मेरे बेटे एक डॉट से। अगर ये डॉट मैंने ड्रॉ कर दिया और इस डॉट को रिप्रेजेंट करने को हम बोलेंगे डॉट एक वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस डॉट का मतलब है कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तार कुछ इस तरीके से लगा हुआ है और करंट यहां से स्टार्ट होकर उस तरफ जा रहा है, तुम लोगों की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। अब सवाल कह रहा है कि आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। तो बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी कंडक्टर के अराउंड निकाली जाती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपके पास राइट हैंड ग्रिप रूल। उसके लिए सिंपली क्या यूज किया जाता है सर? आपके पास राइट हैंड ग्रिप रूल। नाउ हाउ इज दिस राइट हैंड ग्रिप रूल यूज्ड? ये कैसे यूज होता है जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि आपके पास करंट का जा रहा है बाहर की जानिब, तो जिस जानिब करंट जा रहा होता है उस तरफ आपने अपना अंगूठा रखना है, सीधे हाथ का। सीधे हाथ को यूज करना है, पहले तो ये बात जान लो। और सीधे हाथ का क्या रखना है भैया? अपना अंगूठा रखना है। डन हो गया सर जी, मैं रख देता हूं। तो ये मैंने रख दिया अपने पास अपना अंगूठा सीधे हाथ का बाहर की जानिब। ठीक है, अपने पास आउट ऑफ द पेज रख दिया। अब जो मेरी फिंगर्स की नेचुरल डायरेक्शन है कर्लिंग की, ये मुझे बताएगी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आई नो दैट डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग इज लाइक दिस। ठीक है, ये और ये डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग मेरे पास, तो ये है मेरे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लुक एट दिस डायरेक्शन सर, क्लियरली दिस डायरेक्शन इज उल्टी ऑफ क्लॉक, यानी कि क्लॉक का उल्टा है। यहाँ 6 होता है, यहाँ 12 होता है, तो 6 से 12 की तरफ जा रही है, जिसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास? सिंपली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किस डायरेक्शन में आ रही है सर? फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। ना इनटू द पेज आएगी, ना अवे फ्रॉम द वायर, ना क्लॉकवाइज, बल्कि द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन सी, एंटी क्लॉकवाइज। डन हो गया। आई होप सो कि यहां तक बात समझ में आती होगी। ये अगर सवाल में इनटू द पेज बोल देते तो मैं अंदर की तरफ रखता, फिर ये क्लॉकवाइज बन जाता आपके पास। वर्टिकली अपवर्ड्स बोल देते तो फिर ये डायरेक्शन हो जाती, वर्टिकली डाउनवर्ड्स बोल देते तो फिर ये डायरेक्शन हो जाती। नाउ दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर या अराउंड एनी वायर। ठीक है, अगर लेकिन लाजमी क्या उस वायर में करंट जाना चाहिए, क्योंकि जिस वायर में से करंट गुजर रहा होता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होती है। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड वी यूज राइट हैंड ग्रिप रूल। डन हो गया भाईजान। अब आगे देखते हैं। कह रहे फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है सर जी। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सर जी सेम, ठीक है, और थर्मल यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है टेम्परेचर को, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो क्या रहने वाला है आपके पास?
कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके हो गया सर जी। आगे कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर डबल्ड होना चाहिए। सर एहतशाम सर अरशद मुझे मानेंगे इस बात के ऊपर कि गलत ग्रामर क्यों लिखी है आपने यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल को डबल कर दिया हमने, ठीक है, और वॉल्यूम क्या कह रहे हैं वो भी डबल हो गया आपके पास। कह रहे हैं फिर प्रेशर पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। सर ये कैसे बताएंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ये सब एक साथ आते हैं किसी फॉर्मूले में? जी सर आते हैं, ये सब एक साथ आते हैं आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, या जिसको हम लोग जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, जरा उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। सर आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में भी रट्टे मारे, फिजिक्स में भी रट्टे मारे, ये होती है सर हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। ये कह रहे हैं प्रेशर छिड़ जाएगा। अच्छा जी सर छिड़ जाएगा, कितना छिड़ेगा ये देखते हैं। प्रेशर छिड़ जाएगा हमारे पास P डैश हो जाएगा। पहले सर एक काम करते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला तो बना लें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चले जाएगा उड़ के। प्रेशर छिड़ जाएगा कब, कह रहे हैं जब नंबर ऑफ मोल्स कितने कर दें हम लोग, डबल कर दें। नंबर ऑफ मोल्स पहले के मुकाबले में कितने कर दें, डबल। ठीक है सर, n की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2n लिख दिया। R तो पैदाइशी कांस्टेंट है, वो तो छिड़ नहीं सकता, जनरल गैस कांस्टेंट है, इट कैन नेवर चेंज। डन हो गया सर जी। T सवाल कह रहा है मैं हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर भी नहीं छिड़ रहा, ये भी एज इट इज रहेगा आपके पास। वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में सवाल कह रहा है डबल कर दो उसको भी, आए कर देते हैं सर, वॉल्यूम भी 2V कर दिया हमने, तो इस 2 ने इस 2 को काटा मारा, बच गया nRT ओवर V। सर ये nRT ओवर V तो ओरिजिनल प्रेशर है, तो इसका मतलब जो छिड़ा हुआ प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ओरिजिनल प्रेशर के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास कि प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, प्रेशर उतना ही रहेगा। अगर मैं मोल्स भी डबल कर दूं और वॉल्यूम भी डबल कर दूं और टेम्परेचर ना छेड़ूं तो प्रेशर इज गोइंग टू रिमेन सेम। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, डबल हो जाएगा, गलत सर, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं सर सेम रहेगा, विच विल मीन कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास कि नया प्रेशर भी पुराने प्रेशर जितना ही बराबर है। ठीक हो गया। अब और देखते हैं, the amplitude of a simple harmonic oscillator, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मान लेते हैं सर वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके पास एक पेंडुलम है जिसको हमने बहुत छोटा सा एम्पलीट्यूड दिया, ठीक है, ये आ गया वो छोटा सा एम्पलीट्यूड। अब मेरी बात समझना और गौर से सुनना, देखो जब मैं इस पेंडुलम को उठा के यहां से यहां तक लेकर आता हूं, ठीक है, यहां से उठा के यहां तक लेकर आता हूं, यहां पे आ गया, यहां रखा हुआ है, जब मैं यहां पे लेकर आया तो ऑब्वियसली बात है आई हैव टू स्टॉप इट, मुझे मोमेंटरीली इसको रोकना है। मैं रोकूंगा फिर मैं ड्रॉप करूंगा तो फिर वो नीचे जाएगा। अब एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं इस बात को समझना। ये जो पोजीशन होती है आपके पास ये कहलाती है मीन पोजीशन सर हमारे पास, ये जो पोजीशन होती है हमारे पास कहलाती है सर एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन से एक्सट्रीम तक का जो ये मैक्सिमम फासला है इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो सर ठीक है एम्पलीट्यूड की बात हो गई। तो एम्पलीट्यूड का मतलब मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़ा हुआ और एक्सट्रीम पोजीशन में बॉडी ने रुकना है। अगर बॉडी ने रुकना है तो बॉडी अगर हम बात करें तो अपनी एक मैक्सिमम पोजीशन पे मौजूद है, जिसकी वजह से पोजीशन वाली जो एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं वो तो मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे। लेकिन चूंकि ये रुकी हुई है, रुकी का मतलब मोमेंटरीली रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। क्यों? बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन। तो मोशन ही खत्म, स्पीड ही खत्म, या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², वेलोसिटी खत्म तो काइनेटिक एनर्जी भी खत्म। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो। हाँ, अब जैसे ही आप इसको यहां से ड्रॉप करोगे नीचे जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट पे या स्पीड मीन पॉइंट पे बढ़ चुकी होगी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम हो चुकी होगी सबसे ज्यादा आपके पास। तो मीन पोजीशन के ऊपर आपके पास पोटेंशियल खत्म हो चुकी होती है क्योंकि वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक कितनी हो चुकी होती है, मैक्सिमम। सवाल क्या कह रहा है भाई, मैं एम्पलीट्यूड पे खड़ा हूं, एम्पलीट्यूड पे खड़ा हूं, एम्पलीट्यूड का मतलब एक्सट्रीम पे खड़ा हूं, एक्सट्रीम पे खड़ा होने का मतलब बताओ काइनेटिक कितनी होगी सर, अंडा होगी, मैक्सिमम होगी नहीं, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, आधी होगी नहीं सर, इक्वल होगी पोटेंशियल के नहीं सर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जीरो हो जाएगी आपके पास, खत्म हो जाएगी बिल्कुल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ऑन, if u has a magnitude of 12 and makes an angle of 30 degree with the y-axis, its vector form is, एक वेक्टर है कोई u, मान लेते हैं भाई एक वेक्टर है हमारे पास u, ठीक है। पहले तो जरा सर x और y एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं पहले अपने पास ना, ताकि वेक्टर तो मान सके हम लोग कौन सा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक हो गया सर जी, ये आ गया हमारे पास हमारा x एक्सिस। ठीक हो गया सर जी, थोड़ा सा टेढ़ा x एक्सिस है भाई, सीधा कर दें इसको, ठीक है, तो टेढ़ा लग रहा, हाँ टेढ़ा ही है, चलो सीधा कर, ठीक सर जी। और एक हम डलाते हैं अपने पास अपना y एक्सिस,
अच्छा ये आ गया हमारा वाई एक्सिस, सही हो गया सर जी। अब देखो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो आपसे सवाल कह रहा है एक वेक्टर है यू, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 है और वो एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, सही है सर। ये आ गया, मान लें वो वेक्टर यू, ठीक है, इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, लेकिन किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। सिंपल मैथ करो यार, एक्स से कितना बन रहा होगा फिर, टोटल सर 90 है, 90 में से 30 काट दें तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इस वेक्टर को नाम दिया हुआ यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 8 यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट्स है। सवाल पूछ रहा है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी ये बताइए। देखो किसी भी वेक्टर की जो वेक्टर फॉर्म होती है, चूंकि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो दो ही एक्सिस के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। जब ये दो एक्सिस के दरमियान एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लोग फिर लिखते हैं आपके पास ए एक्स आई कॉम्पोनेंट प्लस ए वाई का जे कॉम्पोनेंट। अगर तो ये आपके पास वेक्टर का नाम ए होता तो मैं इसका एक्स कॉम्पोनेंट लिखता, उसके साथ आई लिख देता, इसका वाई कॉम्पोनेंट लिख देता, उसके साथ जे लिख देता। वाई क्योंकि आई इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस। ठीक हो गया सर जी। अब सवाल है वेक्टर है यू, तो यहां पे आ जाएगा यू का एक्स कॉम्पोनेंट उसके साथ आई लगा देंगे, और यू का आ जाएगा वाई कॉम्पोनेंट उसके साथ क्या लगा देंगे, जे लगा देंगे। सर ये एक्स और वाई निकाले कैसे, आओ बताते हैं। देखो भैया आपके पास अगर मैं बात करता हूं एक्स और वाई कॉम्पोनेंट निकालने की, तो एक्स और वाई कॉम्पोनेंट है क्या समझना। देखो आपके पास अगर मैं बात करूं ये यू वेक्टर है, तो इस तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, ये कहलाएगा इसका एक्स कंपोनेंट। वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, ये कहलाएगा इसका वाई कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा यू एक्स और ये हो जाएगा यू वाई। एक्स है बराबर वाला कंपोनेंट, वेक्टर के एंगल के बराबर वाला कंपोनेंट, एंगल के बराबर वाले कंपोनेंट में कॉस से निकालते हैं सर, सामने वाले कंपोनेंट को सर साइन से निकालते हैं आपके पास। ओके हो गया, आई सर वैल्यूज पुट करते हैं। यू है 8, कॉस कितना लगेगा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहां पे याद रखने वाली बात क्या, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो पुट करते हैं हम इस फॉर्मूले के अंदर। हमेशा कौन सा फॉर्मूला पुट करते हैं, जो सॉरी कौन सा एंगल पुट करते हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होता है। ओके हो गया सर जी। cos 60 तो सर बराबर होता है 0.5 के, यानी कि आधे के। 8 का आधा कितना हो जाएगा सर 4, 8 का आधा आ गया 4, डन हो गया, बेहतरीन हो गया। ये आ जाए सर, ये हो जाएगा यू तो 8 है सर, सवाल कह रहा है यू 8। अरे अरे माय बैड सॉरी, सवाल कह रहा है 12 यू। क्या कर रहे हैं बता भी नहीं यार आप लोग, कैसे बच्चे हो। ठीक है कोई बात नहीं, अभी सही कर देते हैं। 12 है, 12 का आधा कर देंगे 6 हो जाएगा, डन हो गया सर जी, 6 हो गया, कोई मसला नहीं है। ये आ जाए, यहां पे भी अगर हम लोग बात कर रहे थे सर, तो यहां पे आपके पास 8 नहीं था सर 12 था। ठीक है 12 है, आगे क्या आ जाएगा साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू सर ट्रिग्नोमेट्री के टेबल याद करवा दी अब तक तो हम लोगों को सर, √3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2x 2, 2 6 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6√3। बेहतरीन हो गया। देखो सवाल क्या था, एक्स कॉम्पोनेंट लिखे पहले सर, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है इसका 6 है, 6 के साथ क्या लग जाएगा सर आई। वाई कॉम्पोनेंट क्या है सर इसका 6√3 है, इसके साथ क्या लग जाएगा सर हमारे पास जे। ठीक हो गया सर जी। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर व्हिच दे हैव गिवन अस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर्म। ठीक है तो क्या है 6 आई, पहला ऑप्शन सर 6 आई। अरे वाह 6 अरे सर पहला ऑप्शन जिंदाबाद, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मार्क किया। आओ आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट सेपरेशन डी, जो स्लिट सेपरेशन है डी उसको हम क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए। आई चेक करते हैं। देखो आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा होता है, हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 स्लिट्स बनाते हैं, उन स्लिट्स के सामने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होती है, लाइट निकलती है। मान लो कि आपके पास 2 लाइट रेज हैं, एक ये गई एक ये गई, कहीं ना कहीं जाके इंटरफेयर करती हैं। जहां पे वो इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास वहां पे आपके पास एक इंटरफेयरिंग पैटर्न बनता है। ठीक है, और उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो डार्क फ्रिंज बनेगी। इन दोनों स्लिट्स के दरमियान कितना फासला होता है उसको हम कहते हैं डी। ठीक है, और स्लिट्स और स्क्रीन के सेंटर के दरमियान क्या फासला होता है उसको हम कहते हैं एल, लेंथ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया सर जी। और ये जो फ्रिंज विड्थ होती है हमें बताती है, ये जो फ्रिंज सेपरेशन होती है हमें बताती है कि कोई भी फ्रिंज जो है वो कितनी जगह घेर रही है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, वो कितनी जगह घेर रही है आपके पास, वो होती है हमारे पास फ्रिंज सेपरेशन या फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है सर वो बराबर होता है हमारे पास लैम्डा L over D के, जिसमें lambda is the wavelength of the light which is used over here, the monochromatic light. ठीक है, L is the length or the distance between slits in screen and D is the separation of the slits, the distance between the slits. डन हो गया सर जी। अब क्या कह रहे हैं सवाल, सवाल कह रहा है कि अगर मैं किसको स्लिट सेपरेशन D को डिक्रीज कर दूं
तो बीटा विड्थ पे, फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा सर? क्लियरली ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली में प्रोपोर्शनल में चल रहे हैं, तो ये अगर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। इनवर्सली का मतलब ही क्या होता है? एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डिक्रीज नहीं। सेम रहेंगे? नहीं सर। जीरो हो जाएगा? नहीं सर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्रीज हो जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया, आओ आगे चलते हैं। If 3 kg causes a deflection of 1 centimeter in a spring, the spring constant K. ओके, सुनना भाई, आपके पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आ गया हमारे पास, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर जब मैं आपके पास एक 3 किलो का मास लटकाता हूं, एक कितना मास लटकाता हूं भाई? 3 kg का मास लटका देता हूं। ठीक हो गया सर जी। तो आप बताइए, बल्कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर लेता है? ये कितना स्ट्रेच हो जाता है? 1 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रिंग के केस में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मतलब मीटर्स में तो लेके जाए सर पहले, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, वरना चचा मारेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -2 मीटर्स। सवाल ये कह रहा है तुम बताओ ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? आओ बताते हैं कितना होगा। सर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होती है मैग्नीट्यूड में kx के। k की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा f/x। सर यहां फोर्स कितनी लग रही है स्प्रिंग पे? आपने वेट हैंग किया है, तो जितना आपने वेट हैंग किया होगा उतनी फोर्स लग रही होगी ना स्प्रिंग के ऊपर आपके पास। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है बराबर है वेट के, वेट बराबर होता है mg के। डन हो गया सर जी, यहां वैल्यूज पुट करते हैं। मास दिया है 3, g दिया है 10, x है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -2। ठीक हो गया, आसान है ये तो सर सवाल। -2 ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 ऊपर पहले से थी, -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 1 + 2 कितने हो जाएंगे? 3। तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 3, और एक्सपोनेंट 3 का मतलब होता है 1000। तो ये हो जाएगा सर आपके पास 3000, और यूनिट क्या बनेगा? देखो फोर्स का न्यूटन, एक्स का मीटर, तो के का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर। तो द वैल्यू ऑफ के इज 3000 न्यूटन पर मीटर। ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, 3000 न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया भाई, अब आगे देखते हैं। स्प्रिंग विथ मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, स्प्रिंग से बड़ी मोहब्बत हुई है भाई आज। कह रहे हैज पीरियड t। ठीक हो गया, एक स्प्रिंग है जिसका टाइम पीरियड कितना है भाई? t है हमारे पास, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2π√m/k, क्योंकि मास उन्होंने बोला m लो, कैपिटल M, और कैपिटल K जो आपके पास कांस्टेंट क्या दिया उसका? k is multiplied by 4। अच्छा, k को क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। सही है, k से 4k हो गया। एंड m is halved, ठीक है। मास को क्या करें? आधा कर दें। तो बताओ t डैश, नया टाइम पीरियड, छेड़ा हुआ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? सर इतना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 और 4 बनेंगे 8। ओके, 8 का रूट होता है 2√2, उसको बाहर खींच लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2π√m/k। डन हो गया सर जी। ये जो 2π√m/k है सर, ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड था, तो छिड़ा हुआ टाइम पीरियड कितना हो गया सर? 1/2√2 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड, क्योंकि ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, तो ओरिजिनल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2√2 हो जाएगा आपके पास नया टाइम पीरियड। है ऑप्शन में? अरे सर बेहतरीन, ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो आगे पीछे घूमने की कहीं जरूरत नहीं है, बाकी सबको काटा मार देते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। क्लॉक हैंग्स ऑन अ वॉल, जब आपके पास एक घड़ी जो है आपके पास क्या कर रही है? लटकी हुई है दीवार के ऊपर। वॉल क्लॉक ही लगी हुई मेरे सामने, अब एक लगी हुई मैं दिखा नहीं सकता, मुझे नजर आ रही फिलहाल, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द क्लॉक हैंड्स इज। बेहतरीन सवाल है। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है बच्चे, सबसे पहले तो ये बात याद रखो, ये जो यहां पे गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी की क्या चाहिए हम लोगों को? डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। इट इज ऑल्सो गिवन बाय राइट हैंड ग्रिप रूल, जैसे अभी हम लोगों ने वो निकाली थी ना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बिल्कुल उसी तरीके से। जिस तरफ सुई घूम रही है उस तरफ आपकी फिंगर्स की कर्लिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो थंब होगा वो आपको बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ बनने वाली है, ठीक है। आओ तुम लोगों को दिखाता हूं थोड़ा सा। ये देखो, ये आगे घड़ी भाई हमारे पास। अब ये जो सुई मेरे पास घूम रही है, पहले तो थोड़ा सीधा कर लें सर, ये ले, अच्छा, ये सुई मेरे पास घूम रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सिंपल सी बात है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग कैसे यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहले तो राइट हैंड लेकर आना है मुझे, सही है। क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है सर आपके पास, आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको इस तरीके से कि भाई मेरी जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज में जानी चाहिए। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, फिंगर ऐसी जा रही है मेरी, बिल्कुल ऐसी जा रही है। यस सर, ऐसी जा रही है आपके पास, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ऐसी जा रही है डायरेक्शन इनकी। हमारा जो थंब है वो क्या बताएगा हम लोगों को? इनकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर मेरी जो फिंगर्स हैं भाई वो क्लॉकवाइज जा रही हैं तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इनटू द पेज जा रही है। देखो ना, तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर हूं तो इनटू द स्क्रीन जा रही है, आ रही नजर तुम लोगों को? इसी को इनटू द पेज भी बोलते हैं भाई। तो आपके पास क्या हो जाएगा? अलोंग द क्लॉक नीडल? नहीं सर, नीडल की डायरेक्शन में नहीं है। आउट ऑफ द वॉल? नहीं सर, इनटू द वॉल, दीवार के अंदर जा रही है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये भी क्लियर कर दिया, जो देखने वाला है उससे दूर जा रही है। आगे बात समझ में? डन हो गया सर जी, आसान सवाल है, आगे दिखाएं। Distance covered by a body is given by s is equal to 980t plus 490t square. Okay. What will be the acceleration? Acceleration बताइए भाई कितनी होगी? ओके सर बताते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके समझना जरा मेरे साथ साथ। पहला तरीका क्या है सर? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half at square। वही तो फॉर्मेट है सर इसका। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे पता चलता है ये u है, यानी कि जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है हमारे पास? 980 है सर। टाइम की वैल्यू तो नाइदर गिवन है। अच्छा, हाफ एटी स्क्वायर जो सेकंड टर्म आ रही है ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है 490 टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर कट आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए सर आपको, दो वहां फेंक दें, ये हो जाएगा सर 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारे पास? 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑप्शन में। ये नहीं है, ये आ गया सर ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है। अब सर आपने कहा था दो तरीके बताऊंगा, दूसरा भी सुन लो भैया। दूसरे तरीके से कैसे होगा आपके पास, समझना। दूसरे तरीके में आपके पास हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन गिवन है मेरे पास, ऐसे ही है। अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है s इज इक्वल टू 980t प्लस 490t स्क्वायर। इसको डेरिवेट कर देते हैं, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लगा दिया। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास? बल्कि चलो लगा लेते हैं तुम्हारे लिए, स्टेप बाय स्टेप खेलते हैं, ऐसा ना हो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। 980t प्लस 490t स्क्वायर, ठीक हो गया सर जी। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। 980t का डेरिवेटिव बन जाएगा 980, ठीक है। इसका बन जाएगा आपके पास 490, बाहर आ गया, और टी स्क्वायर का हो जाता है 2t, ठीक हो गया सर जी। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? 980 प्लस 980t, डन हो गया। फिर एक और डेरिवेटिव लगा दो, फिर डेरिवेटिव लगा देते हैं दोनों साइड्स पे। जब दोबारा डेरिवेटिव लगाएंगे दोनों साइड्स पे तो अब क्या होगा सर? अब आपके पास मुझे मालूम है कि सर आपका जो ये क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो किसके बराबर हो जाता है सर? एक्सेलरेशन के। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, रेट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू, सर ये तो 0 होता है। 980t, 980 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है, 980 आ गया सर। ये तो यहां से भी आंसर कितना आ रहा है? 0 प्लस 980 कितना हो जाएगा? 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है कोई ऑप्शन सर? अरे लगा चुके हैं सर आप ये, ठीक हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या चल रहा है हमारे पास? 980। यहां से निकालो कि यहां से निकालो, नाउ इट्स अप टू यू। आप कभी भी अगर इक्वेशन आती है किसी डिस्प्लेसमेंट की तो उसका डबल डेरिवेटिव लेके भी आपके पास आप क्या कर सकते हो? आप उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। सिंगल डेरिवेटिव से वेलोसिटी आती है, डबल डेरिवेटिव से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है, ठीक हो गया सर जी। यहां तक भी बात समझ में आती है? दोनों तरीके से कर लेंगे हम सॉल्व। और दिखाएं, vector of magnitude 8 lies between the negative x-axis and the positive y-axis. Negative x-axis and positive y-axis. चलो आओ समझते हैं इस बात को भी भाई। नेगेटिव x-axis ये होती है, तो सीधा करें पहले तो, ठीक है। पॉजिटिव y-axis सर ये होती है, सही हो गया। अच्छा ठीक हो गया सर जी। आगे दोनों एक्सेस हमारे पास, क्या मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का 8 है, लाई कहां कर रहा है ये बता दिया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। वेक्टर यहां भी लाई कर रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 और एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 60 डिग्रीज। नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है भाई आपके पास? 60 डिग्रीज बना रहा है। सवाल कह रहा है अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल के दिखाओ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी जो वेक्टर का सवाल करवा रहा था, इफ यू गाइस रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था भाई कि एंगल हमेशा कहां से लेना है भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं सर एंगल अपने पास। आज देखते हैं बन क्या एंगल हमारे पास। देखना अगर ये 60 डिग्री है, ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से 60 माइनस कर दो, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 120 डिग्रीज। तो इसका मतलब एंगल कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। कौन सा कंपोनेंट निकालना है सर आपने? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। तो सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को हम cos थीटा से मैग्नेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास जो भी वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी वेक्टर के मल्टीप्लाई कर देते हैं cos थीटा से। अब यहां पे जो थीटा आता है उसकी ख्याल क्या रखना है, वो थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनना चाहिए। बेहतरीन हो गया। मैग्नीट्यूड कितना है सर आपके पास 8, cos के साथ क्या लग जाएगा 120, cos ऑफ 120 बराबर होता है सर माइनस हाफ के, 2 1 का 2, 2 चौकी 8, ये हो गया सर -4। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना निकल के आ गया हमारे पास -4 निकल के आ गया। अरे सर ऑप्शन ए ही है आपके पास, तो करेक्ट आंसर मार्क करेंगे -4 को और बढ़ेंगे भाई अगले सवाल की जानिब। ठीक है सर जी, तो अगला दिखाए ना भाई। ये लीजिए, चार्ज 1 अप्लाइज अ फोर्स ऑन चार्ज 2। ठीक है, ये रहा चार्ज 1 फॉर एग्जांपल, ये चार्ज 2 के ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। सही है, ये चार्ज 2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं उस फोर्स को हम F कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम भैया वो फोर्स होनी चाहिए के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों के दरमियान डिस्टेंस मान लेते हैं R है, उसका स्क्वायर। सही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ F1? F1 की जो वैल्यू होगी, F1 है फॉर एग्जांपल, इसकी जो वैल्यू होगी जो कि आपके पास फोर्स ऑन चार्ज 2 है बाय चार्ज 1 टू F2। अच्छा जी, F2 के बारे में आपके पास आपको क्या कहा जा रहा है कि भाई F2 जो है आपके पास वो फोर्स है तो चार्ज 1 पे लग रही है चार्ज 2 से। चार्ज 2 भी तो चार्ज 1 पे कोई फोर्स लगा रहा हो, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। अगर ये दोनों सेम नेचर के, पॉजिटिव है दोनों, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ऑपोजिट नेचर के तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अगर ये इसको अट्रैक्ट करे तो ये भी जो उसको अट्रैक्ट करोगे ना, ये भी जिस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? निकालते हैं। कूलम भैया कहते हैं कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज, ठीक है, डिवाइड में दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मान लिया डिस्टेंस आ रहा है दोनों के दरमियान भाई आपके पास। ठीक हो गया सर जी। अब क्या इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं सर, इसको आगे पीछे करके लिखते हैं, एक ही बात है। तो दे बोथ आर द सेम थिंग्स। अगर दे बोथ आर द सेम थिंग्स तो व्हाट विल देयर रेशियो बी? F1 over F2 सर, दैट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय K Q2 Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सर सबने सबको काट दिया तो रेशियो क्या बच गया? 1:1 या 1/1। जब कुछ नहीं बचा तो आपके पास, अरे सर ऑप्शन ए बिल्कुल मार्क करें और आगे बढ़े। कह रहे इन अ मूविंग मास स्प्रिंग सिस्टम, एक मूविंग मास स्प्रिंग सिस्टम है। ये कैसा होता है सर? समझना कैसा होता है ये। ऐसे स्ट्रेच, ओ जब आपके पास रिलैक्स पोजीशन में स्प्रिंग तो ऐसे है, ठीक है। तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसको मैं खींच के छोड़ता हूं तो वो ऐसे ऑसिलेट होते रहता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है, मान लो एक गाड़ी में रखा हुआ और गाड़ी चल रही है, तो मूविंग स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया ये आपके पास बिल्कुल। वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट जीरो? डिस्प्लेसमेंट जीरो कहां होती है आपके पास? देखो जैसे हम लोगों ने पेंडुलम में समझा था, बिल्कुल वैसी स्प्रिंग के अंदर भी आपके पास ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और बीच में मेन पोजीशन है आपके पास। मेन पोजीशन से हमेशा डिस्प्लेसमेंट मेजर होती है, यानी कि यहां से कितना दूर गया, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेजर होती है हमारे पास। तो मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमेशा जीरो। अब चाहे ये स्प्रिंग मास सिस्टम स्टैटिक हो या किसी गाड़ी में उठा के रख दो, ये मूव कर रहा हो आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्प्रिंग मास सिस्टम की जो मेन पोजीशन होगी वही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी आपके पास। तो सवाल क्या कह रहा है? एट द रेस्ट पोजीशन बिफोर रिलीज, बिल्कुल सही हो सकता है, या एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट द एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड पोजीशन, नोवेयर। तो सवाल का एक्चुअल जवाब क्या हो जाएगा आपके पास? एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों? या आपने तो मीन बोला था। अरे भैया मीन का ही दूसरा नाम आपके पास और क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है जी। तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी? ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ वायर इज डबल्ड। लीनियर मास डेंसिटी डबल कर दो। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ बाई, फॉर एग्जांपल एक तार है इतना लंबा,
तो उस लेंथ उसका मास कितना है, एक तार है मेरे पास, लंबाई है स्ट्रिंग, एक डोरी है, उसका मास कितना है, मास और लेंथ को डिवाइड कर दो, आपके पास मास पर यूनिट लेंथ आ जाता है, या आपको ये पता लग जाता है कि हर सेंटीमीटर या हर मीटर के अंदर कितना मास आ रहा होगा उस लेंथ का, उस स्ट्रिंग की आपके पास। ठीक है, तो अब मास पर यूनिट लेंथ क्या है, डबल कर दो, जिसको हम नॉर्मली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछ रहे हैं टेंशन को नहीं छेड़ना, अच्छा टेंशन नहीं छेड़नी है, नहीं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सर फ्रीक्वेंसी का वैसे जो फॉर्मूला होता है आपके पास स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, वो होता है F इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T अपॉन म्यू, जिसमें L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, T इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ आपके पास। ठीक हो गया। सवाल क्या है, फ्रीक्वेंसी छिड़ जाएगी, कब छिड़ेगी सर, जब आपके पास टेंशन को नहीं छिड़े। सवाल देखो जी, टेंशन कांस्टेंट है, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ को क्या करना है, आपने डबल कर देना। तो म्यू से ये क्या हो जाएगा 2 म्यू, ये रूट वाला 2 जो है बाहर खींच लो सर, खींच लिया, अंदर क्या बच जाएगा सर 1/12 रह जाएगा, और यहां रह जाएगा अंडर रूट T अपॉन म्यू। सर ये तो पुरानी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब छिड़ी हुई फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी √2 से। तो आपके पास पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उसको √2 से डिवाइड कर दे, वो आपके पास आ जाएगी नई फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर की, अरे सर ये तो ऑप्शन ए ही है, पुरानी फ्रीक्वेंसी को √2 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास आपको मिल जाएगी नई फ्रीक्वेंसी। मूविंग ऑन, वर्क डन इज 0 इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द करेक्ट रीजन इज। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है हमारे पास, ये आ गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास, इसके अंदर जो वर्क डन है वो 0 है। ठीक है, मान लो ये थोड़ा सा खराब से बन गया, लेकिन मान लेते हैं सर ये है, इसके अंदर वर्क डन 0 होता है, और ये बात हमेशा याद रखना, सर्कुलर मोशन के अंदर टोटल वर्क डन 0 होता है। क्यों होता है, उसकी वजह क्या है सर। ए, द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। आओ चेक करते हैं, अगर एक पार्टिकल घूम रहा है, यहां ये वो पार्टिकल है, तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है सर, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि इसको घुमा रही होती है। ठीक है, सर्कल में रोटेट करवाने के रिस्पॉन्सिबल होती है। और वेलोसिटी या पोजीशन वेक्टर जो है वो हमेशा सर टेंजेंशियल होता है आपके पास। तो वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास, अगर ये टेंजेंशियल है तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपके पास फोर्स, पोजीशन वेक्टर और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस, एंगल ही 90 है, कॉस 90 अंडा हो जाएगा, तो ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा 0। सो दैट इज द ओनली रीजन दैट्स, जिसकी वजह से द वर्क इन अ रोटेटिंग बॉडी या वर्क डन ओवर अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज 0। ठीक है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। बी कह रहा है स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये बात होता है। लेकिन ये रीजन नहीं बन सकता वर्क डन 0 होने का, क्योंकि वर्क डन तो डिपेंड करता है इस एंगल के ऊपर आपके पास जो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर या पोजीशन वेक्टर के दरमियान बन रहा है आपके पास। सी, एक्सेलरेशन इज 0 नहीं। हमेशा एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन किसी भी रोटेटिंग बॉडी का कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, जब वो बॉडी रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट पे उसकी पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। जब पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड नहीं चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। व्हाई, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन चेंज, वेक्टर क्वांटिटी चेंज, तो आपके पास वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपके पास एक्सेलरेशन तो हमेशा होती ही होती है सर्कुलर मोशन के अंदर, वो तो 0 हो ही नहीं सकती आपके पास। डन हो गया सर जी, इसको तो ऐसे ही काट देते हैं दोनों को। ठीक है, डी कह रहा है नेट फोर्स 0, कहां 0, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है सर उस पर घुमाने के लिए, वो घूमेगा ही नहीं अगर नेट फोर्स ना लग रही हो या सेंट्रीपिटल फोर्स ना लग रही हो उसके ऊपर, तो ये भी कट गया। तो ले देखिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन ए ही था, और वही बच गया हमारे पास आखिर में कि सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान जो आपके पास एंगल होता है वो 90 डिग्री हो चुका होता है, जिसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाता है हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक हो गया सर जी, आगे दिखाएं। क्या है, the visible region of the hydrogen emission spectrum corresponds to which series। अच्छा, emission spectrum बनता है कब है समझना। हाइड्रोजन एटम के अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में वापस आता है, जब हायर शेल से ऑब्वियसली बात है लोअर शेल में वापस आएगा, ये लो इन्फिनिटी तक बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी मान लेते हैं। अगर हायर शेल से लोअर में आ रहा है, फॉर एग्जांपल सेकंड से 1 में आ रहा है, या थर्ड से 1 में आ रहा है, या फोर्थ से 1 में आ रहा है, या इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है 1 में आ रहा है, तो इस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज के अंदर बेटा जो रेडिएशंस निकलती हैं, ऑब्वियसली बात है हायर से लोअर में आएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर, तभी तो वो नीचे आएगा। ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी पे आना है तो अपनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। उस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी गिवन इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास वो जो रेडिएशंस अपने अंदर से निकालता है वो कौन सी होती है, यूवी रेडिएशंस होती हैं। सिमिलरली मेरे बच्चा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन सेकंड में वापस आता है, चाहे वो थर्ड से आ रहा हो, चाहे वो फोर्थ से आ रहा हो, चाहे वो फिफ्थ से आ रहा हो, चाहे वो इंफिनिटी से आ रहा हो,
तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं आपके पास फिर बामर सीरीज। और बामर सीरीज में जो रेडिएशंस निकलती हैं वो आती हैं विजिबल रीजन के अंदर, यानी कि विबग्योर के अंदर आपके पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से कोई एक आ रही होगी आपके पास। सवाल क्या कह रहा था? विजिबल रीजन, वहीं तक जाना था हम लोगों ने, चले गए। विजिबल रीजन आपके पास हाइड्रोजन के कौन से सीरीज में देखी जा रही है भाई? बामर सीरीज में देखी जा रही है। कब? जब वो सेकंड शेल में वापस आ रहा है। कहीं से भी रहो, वापसी किस में आ रहा है? सेकंड शेल में। तो लाइमन में देखी जा रही है सर? नहीं। पाशन में नहीं सर। ब्रैकेट में भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, बामर सीरीज। बामर सीरीज के अंदर विजिबल रीजन मिलता है। बाकियों को भी चाहो तो याद रख लो, इसमें मिलता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसमें मिलती है हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। इसमें हमें मिलती है बेटा, ब्रैकेट के अंदर भी मिलती है फार इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। जबकि डी, बामर सीरीज में हमें कौन सी मिलती है? विजिबल रेडिएशंस मिलती है हमेशा, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है और वो एनर्जी निकालता है अपने अंदर से। ओके सर जी, और बताएं। In a perfectly elastic collision between two objects of equal mass, where v1 is 3 meter per second and v2 is 0. Okay, दो सेम बॉडीज है, दोनों का मास सेम है। इसका मास भी मान लो m है, इसका मास भी m है। ये चलती हुई आ रही है कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये रेस्ट में होने का मतलब 0 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। सवाल भी यही कह रहा है। इलास्टिक कोलिजन होगी तो क्या होगा? देखो बेटा, ये इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस है, याद रखना हमेशा। अगर इलास्टिक कोलिजन के अंदर दो परफेक्टली इक्वल बॉडीज, इक्वल का मतलब होता है जिनके मास सेम हो, ठीक है, तो दो बॉडीज जिनके मास सेम होते हैं और अगर उनमें से एक रुकी हुई है और दूसरी आके उससे टकराती है, तो पता है क्या होता है? जो पहली चलती हुई आ रही थी वो वहीं रुक जाती है और अपनी सारी स्पीड दूसरी में ट्रांसफर कर देती है और दूसरी चलने लग जाती है आपके पास। ये चीज स्नूकर में, जो आपके पास प्रोफेशनल स्नूकर्स होते हैं, जो स्नूकर प्लेयर्स होते हैं, प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर्स, बड़ा यूज करते हैं इसको अपने पास, कि भाई इस तरह से हिट करना है कि मेरी जो क्यू बॉल है जब वो जाके हिट करे दूसरी बॉल को, वहीं रुक जाए और जो दूसरी कलर्ड बॉल है वो आगे बढ़ जाए आपके पास, ताकि आपका परफेक्ट मोमेंटम ट्रांसफर हो सके, परफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो सके पूरी की पूरी। इसी को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पे भी ऐसी होगा, जब ये इससे आके टकराएगी, ये दोनों टकरा गए, जब यहां पे टक्कर हुई तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुई। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के बाद जो पहली बॉडी है वो रुक जाएगी, यानी कि वो रेस्ट में आ जाएगी। या इसको ये कह सकते हो कि दोनों की स्पीड्स इंटरचेंज हो जाएंगी, इसकी इसको मिल जाएगी, इसकी इसको मिल जाएगी, बस परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुई है। तो जो दूसरी बॉडी है वो कितनी स्पीड से मूव करने लग जाएगी सर? फिर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने लग जाएगी। है कोई ऑप्शन? बोथ मूव एट वन? ना, दोनों देर से नहीं मूव कर रहे। बी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, पहला रुक जाएगा, बिल्कुल सही सर। सेकेंड मूव्स एट 3, बिल्कुल सही है सर। दूसरा जो है वो फिर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा, पहला रुक जाएगा और दूसरा मूव करेगा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। सो दीज आर सम ऑफ द एमसीक्यूज मेरे बच्चे, जो कि आज के दिन आपके पास ज्यादातर देखे गए, और ये थे वो कुछ यूनिक एमसीक्यूज जो कि आपको दिखाना लाजमी थे, ताकि आपको एक आइडिया हो सके भाई नस्ट में किस तरह का पेपर में क्वेश्चंस आजकल देखे जा रहे हैं। ठीक हो गया सर। अब इसके अलावा और क्या करने सर? इसके अलावा मैं बताता हूं और क्या करो भाई। इसके अलावा अपने पास कंटिन्यू रखो इसी प्रैक्टिस को, जाके मैराथन देखो, और मैराथन देखने के बाद नस्ट की एफएलपी लाजमी प्रैक्टिस करना, ताकि तुम लोगों को भी अंदाजा हो सके भाई कि तुम्हारी तैयारी किधर स्टैंड करती है, तुम खुद कितने फन्ने खान हो अभी नस्ट के टेस्ट के हवाले से। तो अपने नस्ट के टेस्ट को अच्छा बनाना है तो इसके बाद जाके मैराथन, और मैराथन के बाद जाके एक एफएलपी अटेम्प्ट करना लाजमी है। ठीक है मेरा बेटा, तो यहां तक मुझे दीजिएगा इजाजत। सैयद अंजुला बुखारी को अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर किसी डे वाइज वीडियो में। वो तमाम स्टूडेंट जो नस का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है, मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है, नस के नेट नंबर 3 हद से हद आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं, हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती, क्योंकि नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते, नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो, और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो भी अब एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं
आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी, आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज के हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। सही है ना भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमद का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले के रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैचेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलहदा कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलहदा मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे,
हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर अप पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है आपके पास। मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, सही ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी, तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटेटिव पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है, सही है। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही है। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें में मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज को अपनी कवर अप करवाई भी होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें।
हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई, ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1 नेट 2 नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे कि ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं। मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है, हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना। टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं, तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्ट नंबर 2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स, या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है,
अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉलेज का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे, क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई कोई दारा नस आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करना जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, जो कि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या एनईटी के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, एफएससी के पेपर्स के बाद, अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।